18वीं लोकसभा का पहला दिन और संसद में सभी चुने गए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसद के तौर पर शपथ लिया। इस दौरान विपक्ष ने संविधान की कॉपी लहराई और कहा कि संविधान को बचाना है। विपक्ष संसद भवन परिसर में भी प्रोटेस्ट कर रहा था। इस पर प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ही तंज कसा और सीधे सीधे कहा कि 25 जून कल है, यानी 50 साल पूरे हो जाएंगे जब इस देश पर इमरजेंसी लादा गया था। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जब धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो भी शपथ लेने गए तो नीट की आवाज विपक्ष की तरफ से आई। नीट यानी नीट परीक्षा को लेकर आरोप जो सरकार पर लगातार विपक्ष लगा रहा है उसको लेकर नारेबाजी हुई। प्रोटेम स्पीकर को लेकर लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तलवारें खींची हुई थी, लेकिन अब भरथरी महताब लोगों को यानी कि सांसदों को, नेताओं को सांसदों के तौर पे शपथ दिलवा रहे हैं। 26 तारीख को नए स्पीकर के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री सदन में रखेंगे, तो फिर डिप्टी स्पीकर कौन होगा, इसे लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच एक बार फिर से तलवारें खींचेंगी। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। 18वीं लोकसभा का पहला दिन और पहले दिन ही विपक्षी सांसदों ने हाथ में संविधान की कॉपी लिए प्रदर्शन किया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने भरथरी महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। नियम के मुताबिक कांग्रेस के के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं। महताब तो 7 बार के ही सांसद हैं। प्रोटेस्ट में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वे हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। विपक्ष ने कहा कि हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में संसद के सत्र का आज पहला दिन है। वहीं एनएसयूआई के छात्रों ने आज संसद घेराव का ऐलान किया है। दरअसल में एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने आज जंतर मंतर पर पहले धरना प्रदर्शन दिया है। उसके बाद में फिर ये छात्र जो है वो संसद जाना चाहने के लिए पूरी तरीके से अपना आगे बढ़े हैं। तो जैसे ही आगे बढ़े हैं तो इनको जो है वो दिल्ली पुलिस ने रोकने की पूरी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कोशिश की है। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से जो बैरिकेडिंग है यहाँ पर लगाई हुई है। तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो एनएसयूआई के छात्र हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़ करके बैठ गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। जिस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर के तमाम एजेंसियां जो है वो इसमें काम कर रही हैं और एक के बाद एक गिरफ्तारी होती जा रही है, लेकिन इसकी जड़ें जो है वो कहां तक फैली हुई हैं ये अभी तक जो जांच एजेंसियां वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में जो लोगों की आवाज़ है वो सड़क से लेकर संसद तक की तरफ जाने लगी है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पे भरथरी महताब को शपथ दिलाई। उसके बाद भरथरी महताब ने सांसदों को शपथ दिलाना आज शुरू किया। प्रोटेम स्पीकर को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। उन्होंने कहा कि जो वरिष्ठ सांसद हैं उनको न बनाकर बीजेपी ने अपने सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। इस मसले पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारतीय संसद के इतिहास में प्रोटेम स्पीकर कभी मुद्दा नहीं रहा और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति मूल रूप से नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और नए अध्यक्ष के चुनाव में मदद के लिए होती है। विपक्ष के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग पर अड़ा था। इसी बात को लेकर के विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर को लेकर के संसद में विपक्ष ने मुद्दा बनाया, उसी तरीके से आसार लगते हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव भी बहुत आसान नहीं होगा, जिस तरीके से विपक्ष के तेवर संसद में दिखाई दे रहे हैं।
कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। 18वीं लोकसभा के आज पहले दिन सत्र का शुरुआत हंगामे के साथ हुआ। दरअसल आज सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ लेनी थी और इसी शपथ के दौरान इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर संसद में जमकर हंगामा किया। दरअसल इंडिया गठबंधन के सांसदों के हाथ में संविधान की कॉपी थी और उसको लेकर वो प्रदर्शन करने उतरे थे। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जमकर हल्ला बोला। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी संविधान पर जो कर रहे हैं वह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज हम यह इकट्ठे होकर यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा और यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर लगातार संग्राम जारी है, बवाल जारी है। शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के डीजी को भी बदल दिया है, लेकिन ये मामला अभी नहीं थमा है। लगातार देखें तो नीट की परीक्षा जो विवाद है अब वो संसद तक भी पहुंच गया है और पूरे आसार हैं कि इस बार के संसद सत्र में नीट का विवाद विपक्ष के मुद्दे में सबसे अहम रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ एनटीए में सुधारों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया, जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। ये पैनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए होने वाले एग्जाम के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए जरूरी सिफारिशों पर काम करेगा। शिक्षा मंत्रालय एनटीए की इस वक्त की कार्रवाई से बेहद नाराज है, क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षा मंत्रालय मानता है कि अगर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स के बदले परीक्षा में छात्रों को ज्यादा समय दे दिया होता तो ये पूरा मामला ही नहीं उठता। अब देखना ये होगा कि आगे और क्या कुछ अहम फैसले मंत्रालय द्वारा लिए जा सकेंगे, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की घटनाएं सामने न। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में नीट पेपर लीक का जो कड़िया है वह एक के बाद एक सामने आ रही है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि पेपर लीक जो है वह झारखंड से हुआ था, यानी हजारीबाग से वह पेपर लीक हुआ था और सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर था वह मुखिया संजीव को भेजा गया था। संजीव ने वह क्वेश्चन पेपर जो है वह चिंटू के मोबाइल पर भेजा। चिंटू पटना के खेमनी चक के सेफ हाउस में मौजूद था और वहां करीब 20 से 25 बच्चे थे। चिंटू ने उसका प्रिंट आउट आंसर की के साथ सभी बच्चों को दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक अपराध इकाई लगातार एनटीए से जो मूल प्रश्न पत्र की मांग कर रही थी उसे अब मूल प्रश्न पत्र मिल चुका है। दोनों जो जले हुए आर्थिक अपराध इकाई को जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे उसका मैचिंग जो है वह मूल प्रश्न पत्र से आर्थिक अपराध इकाई ने कर लिया है। निश्चित रूप से अब सीबीआई की जो टीम है वह भी बिहार पहुंच गई है और लगातार वो आर्थिक अपराध इकाई के संपर्क में है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा के जो सीट है उस पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 जुलाई को चुनाव होना है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। ये सीट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि छिंदवाड़ा लोकसभा की 7 विधानसभाओं में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। एक तरफ जहां कमलेश शाह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक आदिवासी कार्ड खेला है। ऐसा आदिवासी कार्ड जो अंचलपुर जो धाम है, अंचलपुर दरबार है, जहां पर आदिवासी की आस्था का केंद्र है, उसी दरबार के धीरेन्द्र शाह को जो है प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। और अब कमलनाथ 2 जुलाई को इस पूरे चुनाव की कमान संभालेंगे। हालांकि जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंगार तमाम बड़े नेता अभी भी चुनाव में लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरी तैयारी की है। यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री दुर्गा दास उइके और सावित्री ठाकुर को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है, जो कि आदिवासी नेता हैं। इसके अलावा 3 मंत्री जो आदिवासी मंत्री हैं उनको भी इसी जगह की जिम्मेदारी सौंपी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्हें दोबारा बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया गया है।
एक दिन पहले ही आकाश को उत्तराखंड उपचुनाव के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया था। उनका नाम लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। मायावती ने रविवार को लखनऊ में बसपा के सभी प्रदेश प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आकाश आनंद भी मौजूद थे। बैठक के दौरान आकाश आनंद ने बुआ मायावती का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भतीजे के सिर पर प्यार से हाथ रखकर दुलारा और पीठ थपथपाई। मायावती ने ये भी तय किया है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ उतरेगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अपने विवादास्पद बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले राजस्थान की भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल ताजा विवाद उनके आदिवासी समाज को लेकर दिए गए बयान को लेकर है। मदन दिलावर ने साफ कह दिया कि सभी आदिवासी हिंदू हैं, यदि कोई इसे मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो उनके डीएनए की जांच की जानी चाहिए। उनके इस बयान के बाद न केवल विपक्ष, आदिवासी बाहुल इलाके की पार्टियां, बल्कि भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी आलोचना कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो आदिवासी बहुल इलाके की पार्टियों ने साफ कर दिया कि भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए इस तरह के बयान को देने के लिए, और विधानसभा में जो सत्र शुरू होगा वे इसे लेकर जोर शोर से अपनी बात भी रखेंगे। मदन दिलावर की ओर से इसे लेकर लगातार सफाई दी जा रही है और उनका यह कहना है कि उनके इस बयान को गलत अर्थों में समझा गया। फिलहाल तो यही देखना होगा कि आदिवासी समाज को लेकर दिए गए शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर जो बवाल मचा है वह आखिरकार कहां जाकर खत्म होगा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे उड़ी इलाके में पिछले 36 घंटों से आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के चलते अभी तक एक घुसपैठिए आतंकी को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान मार गिराया है। हालांकि इलाके में अभी भी ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तलाशी अभियान बड़े स्तर पर नियंत्रण रेखा से सटे इस गोहलान इलाके में जारी है और अधिकारियों की माने तो इस ऑपरेशन की शुरुआत एक दिन पहले परसों शाम को तब हुई थी जब फोर्सेस को सूचना मिली कि गोहलान में उरी सेक्टर के इस नियंत्रण रेखा के इलाके में आतंकी घुसपैठ की कोशिश करेंगे और इसी के चलते ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिस दौरान एक घुसपैठिए आतंकी को कल फोर्सेस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। उसके पास से हथियार, गोले बारूद भी बरामद कर लिए गए हैं। कैमरामैन मुजुब रशीद के साथ आसू साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अब जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के मददगारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अब आतंकियों के मददगारों के खिलाफ लगाया जाएगा एनिमी एजेंट्स एक्ट। ये एक्ट जो है ये UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से भी बेहद ज्यादा कठोर है। अब ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं उन्हें एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत बुक किया जाएगा। देखा जा रहा है कि आतंकियों की मदद स्थानीय लोग कर रहे हैं। ये वो आतंकियों के मददगार हैं जो आतंकियों की मदद करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं। आतंकियों के मदद करने वालों को पुलिस ने दर दबोचा है। उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि कितने आतंकियों की अब तक वो मदद कर चुके हैं और मौजूदा समय में उनके संपर्क में कितने आतंकी हैं। वो तमाम चीजें जो हमारे सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं आतंकियों को पकड़ने के लिए, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही यूपी में 42,000 होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए होमगार्ड भर्ती को हरी झंडी दे दी है। सरकार की ओर से प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए 42,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के आदेश दिए। उन्होंने जल्द हजारों होमगार्ड्स के सेवानिवृत्त होने के कारण जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने को कहा है। साथ ही होमगार्ड्स को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने का निर्देश भी दे दिया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली बैठक में यूपी में सभी खाली पदों पर भर्ती करने का निर्देश जारी किया था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।
सिक्किम में फिर से एक बार तबाही का मंजर देखा जा रहा है। जगह जगह भूतसान और जल स्तर काफी बढ़ चुका है। जल स्तर बढ़ने की वजह से लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुका है। वहीं करीबन 300 से ज्यादा जो पर्यटक फंसे थे, वहीं पे सेना ने एक राहत पुल बनाकर, जिस तरह से सेना के जवान थे, करीबन 150 फीट का एक लंबा पुल बनाया और पुल के सहारे से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पार कराए। और सेना लगातार यहाँ पे लोगों को खाने पीने के सामान से लेकर मेडिकल, दवा, सभी तरह की व्यवस्था करा रही है। तो कह सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पे जल स्तर बढ़ा हुआ है, लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। और जो उचले जो इलाकों में जो राहत शिविर में जो लोग रहे, उनको कहना है कि जिस तरह से पानी की व्यवस्था होना चाहिए, खाने की व्यवस्था होना चाहिए, उन सब चीजों की भी दिक्कत हो रही है। तो कह सकते हैं कि प्रशासन और सेना पूरी तरह से तत्पर हो चुका है और राहत कार्य चल रहा है और करीबन 3500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। और एक बार फिर से सेना ने एक राहत पुल बनाया है और पुल के सहारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी होने की वजह से तापमान में गिरावट हुई है और मौसम कुछ इलाकों में सुहाना हो गया है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने कहा है कि प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हालांकि 23 जून को जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में बूंदाबांदी हुई, उसके बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि हीट वेव का जो दौर था वो खत्म हो गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह कहा है कि आज यानी 24 जून को अगले 2 घंटे में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 24 जून से लेकर 30 जून तक गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, तापमान में भी गिरावट दर्ज होगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में जब तक मानसून की एंट्री नहीं होती है तब तक उमस वाली गर्मी बरकरार रहेगी और पारा 36 से 40 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि जब तक मानसून की एंट्री नहीं हो जाती है, जो 30 तारीख कही जा रही है, यानी कि 30 के बाद भी हो सकती है और उससे पहले भी आ सकती है, ऐसे में इंतजार करना होगा मानसून का। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। हिमाचल के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। वीकेंड पर सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। शिमला, मनाली, चायल, कसौली, सोलन सहित सभी पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। दानी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते भारी संख्या में सैलानी हिमाचल पहुंचे हैं, जिसके चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर शिमला और सोलन में जगह जगह कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हालत ये बनी हुई है, जिस सफर को आधे घंटे में पूरा कर लिया जाता था, उसको तय करने में कई घंटे लग रहे हैं, जिससे सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां रिंग कर चलने को मजबूर हो गई हैं। हिमाचल में मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश होने से तापमान में कमी आई है। मौसम के बदलाव का असर पर्यटन कारोबार पे भी पड़ा है। पर्यटन बड़ी संख्या में पहाड़ों का दीदार करने के लिए पहुँच रहे हैं। सभी पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 28 जून की सुबह अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा। वहीं अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप के नजदीक जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से डोर टू डोर वेरिफिकेशन की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि इस घर में जो है वो कितने लोग रहते हैं, किराएदार कितने हैं, जो किराएदार हैं वो कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं। आसपास के तमाम जितने भी घर हैं जो जम्मू में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, वहां पर डोर टू डोर सर्च भी की जा रही है, डोर टू डोर वेरिफिकेशन भी की जा रही है और जो दुकानें हैं वहां पर भी जो है वो जांच की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने जो है अपनी दुकानों में लोगों को रखा है तो वो कब से काम कर रहे हैं। इसके पीछे यही मकसद है कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना, पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। उसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से ये डोर टू डोर वेरिफिकेशन की जा रही है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट लेते हुए लगातार, यानी ये कहा जाए कि बारिश जो हुई है उसके बाद मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो बारिश है पिछले 3 दिनों से चल रही है और टिहरी हो, अन्य ज़िले हों, यानी पौड़ी जिला, चंपावत, पिथौरागढ़, ऐसे कई ऐसे ज़िले हैं जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश पहाड़ी इलाकों में हो रही है, यानी कहा जाए कि जो मौसम ने करवट ली है, खासकर गर्मी जो थी वो लगातार बढ़ रही थी, यानी पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी देखी जा रही थी। लेकिन एकाएक जो कहा जा रहा है कि मानसून की दस्तक है, यानी प्री मानसून कह सकते हैं, यानी जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है कि मौसम जिस तरीके से बदला है, लगातार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए मौसम विभाग ने साफ किया है कि जो येलो अलर्ट है उन पहाड़ी क्षेत्रों में है जहां बारिश लगातार हो रही है। यानी संभावना ये है कि तेज बारिश के साथ जिस तरीके की स्थिति है वो लगातार मॉनिटर हो रहे हैं। 4 धाम यात्रा इस वक्त चल रही है, तो ऐसे में
सबको एहतियातन कहा गया है कि ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और जो जब येलो अलर्ट होता है तो उसमें खासकर तमाम जो एजेंसियाँ होती हैं सतर्क रहती हैं। हालांकि जो चारधाम यात्रा है उत्तराखंड देवभूमि में लगातार जारी है, तो ऐसे में प्रिकॉशनरी तमाम एहतियातन कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन उमेश के साथ राहुल प्रकाश ने पुणे ड्रग्स पार्टी केस में पुणे की शिवाजी नगर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पब के 3 मालिक, 1 मैनेजर और 4 कर्मचारी शामिल हैं। दरअसल रविवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में कुछ युवक ड्रग्स लेते देखे गए थे। इसके बाद यह मामला तूल पकड़ा और मामला तूल पकड़ने के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि पुणे ड्रग्स का हब बनता जा रहा है। इसके बाद सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त ने इस मामले में 2 पुलिस वालों को भी निलंबित कर दिया है। पुलिस वालों पर आरोप है कि देर रात तक पब में पार्टी चलती रही, ड्रग्स का सेवन होता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने कंट्रोल को खबर नहीं की। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है, क्योंकि इसके पहले भी पुणे में बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया था। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कहे जाने वाली बेस्ट बसों की किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले कई महीनों से बेस्ट की बसें आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए बेस्ट संगठन ने बीएमसी से 1400 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की मांग भी की थी। कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर बीएमसी और बेस्ट के आला अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई थी। बेस्ट पर अभी करीब 6000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल नजर आ रहा है और इसी के लिए किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। बीएमसी चाहती है कि किराए वृद्धि पर विचार करना चाहिए। फिलहाल एसी बसों के बेसिक किराए 6 रुपए और सामान्य बसों का 5 रुपए है। पिछले करीब 5 सालों से यही किराया लिया जा रहा है। अब बेसिक किराए में करीब 2 से 3 रुपए की वृद्धि संभव है। इस साल मार्च में भी बेस्ट ने किराए वृद्धि के संकेत दिए थे। डेली, साप्ताहिक और मासिक पास की रकम में हल्की सी वृद्धि की गई थी। मुंबई की लोकल ट्रेन के बाद मुंबई की बेस्ट बसों को दूसरी लाइफलाइन कहा जाता है। अधिकतर मुंबईकर लोकल ट्रेन के बाद बेस्ट बसों में सफर करते हैं। बेस्ट बसों की खासियत यह है कि जहां पर लोकल ट्रेन नहीं पहुंच सकती, वहां पर बेस्ट अपनी सेवाएं देती है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। Co-powered by